शोले ने 50 साल पहले समाज के इन सांचों को दी थी चुनौती। फिल्म शोले के एक दृश्य में हेमा मालिनी और अमजद खान दाएं। विश्लेषकों के मुताबिक ये फिल्म अपने वक्त से कई कदम आगे थी। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स जहां वक्त के साथ धुंधली पड़ गईं, वहीं शोले मानो एक बढ़ती हुई विरासत बन गई है। 50 साल पहले भारत के स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज हुई यह फिल्म अब सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल अनुभव बन चुकी है। एक एहसास जो हर बार देखने पर नया रंग ले लेता है। बूमर हो या जेन एक्स, मिलेनियल्स हो या जेन जी, हर पीढ़ी इसे अपनी नज़र से देखती है और उसमें अपना कोई अक्स देख लेती है। ये फिल्म हर दौर से दोस्ती करना जानती है और सबसे वैसे ही घुल मिल जाती है जैसे जय वीर की दोस्ती। 70 के दशक की मसाला फिल्म शोले के डायलॉग, निर्देशन और तकनीकी पहलुओं पर दशकों से चर्चा होती रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस फिल्म ने मनोरंजन की राह पकड़कर ही समाज और हिंदी सिनेमा के पुराने जमाने के धर्रों को चुनौती दी। आज़ादी के बाद की भारतीय फिल्मों में कहानियां अक्सर तयशुदा धर्रे पर चलती थीं, लेकिन शोले की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसने बॉलीवुड की उन पुरानी रूढ़ियों, खांचों और स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया जो वर्षों से फिल्मी कहानियों का हिस्सा थे। शायद इसी वजह से 50 साल बाद भी शोले हमें पुरानी या समय के पीछे की फिल्म नहीं लगती। इसकी सोच और संवेदनाएं आज के जमाने की लगती हैं, जैसे वक्त की परवाह किए बिना अपनी अलग ही धुन में चल रही हों। शोले की कई ऐसी बातें हैं जो साफ इशारा करती हैं कि ये फिल्म अपने वक्त से कई कदम आगे थी। जय वीर, जब चोर बने चौकीदार। शोले फिल्म के किरदार जय और वीर की जोड़ी। फिल्म में ये बदमाश किरदार हैं लेकिन बाद में नायक बनकर उभरते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो शोले से पहले के बॉलीवुड हीरो अक्सर बिना दाग धब्बे के, नैतिकता की मूर्ति और आदर्शवादी सांचे में ढले नायक हुआ करते थे। शोले ने इस परंपरागत आदर्श सांचे को ताक पर रख दिया। यहाँ जय और वीर थे, जेल से छूटे चोर, उचक्के बदमाश, जिनका अतीत कहीं साफ नहीं था। वो शराब पीते थे, झूठ बोलते थे और ठग भी थे। लेकिन जब ठाकुर बलदेव और रामगढ़ की उम्मीदें इन दोनों पर टिकी तो ये नायक ना सिर्फ बदले बल्कि खतरनाक गब्बर सिंह के सामने डटकर खड़े हो गए। नायक वो नहीं जो बिना दाग के हो, बल्कि वो है जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने अंदर के उजाले को जगाए। बदमाश होकर भी गांव की रक्षा की, दोस्ती निभाई और इंसानियत दिखाई। दोस्ती का नया चेहरा। शोले फिल्म में दोस्ती का नया रूप दिखाया गया है। खुद लेखक जावेद अख्तर का मानना है कि शोले से पहले बॉलीवुड फिल्मों में पुरुषों की दोस्ती काफी हद तक आशिक माशूक वाली होती थी। उनका कहना है, वो गले लगकर कहते थे, मेरी जान, मेरे दोस्त, तूने जान भी मांगी तो क्या मांगी, जैसे डायलॉग होते थे। असल दोस्त एक दूसरे से ऐसा कभी नहीं बोलते। वे कहते हैं लेकिन शोले में जय वीर एक दूसरे की खिंचाई करते, मजाक उड़ाते, झगड़ते, फिर भी मुश्किल में साथ निभाते थे। याद है ना वो सीन जब जय वीर का रिश्ता लेकर बसंती की मौसी के पास जाता है, लेकिन फिर गंभीर होकर बेझिझक एक दूसरे से अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में भावनाएं साझा करते हैं। जब वक्त आता है तो जय जान दे देता है, लेकिन बिना किसी डायलॉगबाजी के। इस तरह की दोस्ती और केमिस्ट्री पहली बार शोले में ही दिखी और उसके बाद आने वाली हिंदी फिल्मों की दोस्ती पर इसका गहरा असर रहा। बसंती, गांव की वर्किंग वुमन। शोले का हर किरदार आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। हिंदी कमर्शियल फिल्मों में आमतौर पर शहरी या गांव की हीरोइन सिर्फ प्रेमिका ही होती थी, वर्किंग वुमन नहीं। लेकिन रामगढ़ की बसंती हेमा मालिनी ने बताया कि औरत भी ड्राइविंग सीट पर हो सकती है। तांगे वाली बसंती वर्किंग वुमन थी तो चारदीवारी से बाहर निकलकर अपना घर चलाती है। वो गांव में इज्जत से कमाती है और शर्मीली नायिकाओं से अलग किसी से भी डरे बिना अपनी बात कहती है। अपने पहले ही सीन में बसंती बता देती है, लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं कि धन्नो घोड़ी होकर तांगा खींच सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती।
राधा परंपरा से परे महिला का प्रेम। फिल्म शोले में राधा का किरदार निभाने वाली जया भादुड़ी को दृश्य समझाते निर्देशक। शोले से पहले रमेश सिप्पी ने अपने निर्देशन में बनी पहली फिल्म अंदाज में भी एक ऐसी महिला के जीवन में प्रेम की संभावना की बात की थी जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। उस दौर के समाज में आमतौर पर ऐसी महिलाओं के लिए प्यार, श्रृंगार या जीवन की नई शुरुआत की कहानियां कम ही होती थीं। अंदाज की कहानी का विषय ही यही था, लेकिन शोले जैसी एक्शन, बदले और रोमांच से भरी फिल्म में भी रमेश सिप्पी ने एक गहरी और साहसिक बात राधा जया बच्चन के किरदार के जरिए कही कि प्यार उम्र, हालात या समाज की मुहर का मोहताज नहीं होता। इस बात को न तो भाषण में कहा गया न किसी संवाद में जोर जबरदस्ती थी। बस एक सीन था जब ठाकुर संजीव कुमार अपनी विधवा बहू राधा की दोबारा शादी के लिए उसके पिता इफ्तिखार से इजाजत मांगने जाते हैं। पिता हैरान होकर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब, समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे? ठाकुर जवाब देते हैं, समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं नर्मदा जी, किसी को अकेला रखने के लिए नहीं। और फिर क्या दूसरों के डर से हम अपनी राधा को जीते जी मार डालें? एक मेनस्ट्रीम मसाला फिल्म होने के बावजूद शोले की कई बातों में प्रगतिशील सोच झलकती है और कुछ तो उस दौर के लिहाज से बगावती भी लगती हैं। एक ससुर अपनी विधवा बहू की फिर से शादी करवाने की कोशिश करता है, वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जो अपराधी रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बहू की खुशी इसी में है। यही तो थी किरदारों में एक नई सोच की दस्तक, वक्त के साथ चलने वाली बात जो शोले को यादगार बनाती है। स्क्रीन राइटर सलीम खान ने एक बार शोले के डायलॉग पर बात करते हुए मुझसे कहा था, लोग आज भी हमसे कहते हैं कि आपने क्या कमाल का डायलॉग लिखा है, होली कब है, या फिर कितने आदमी थे। अब ये लाइनें ज्यादा मशहूर हो गईं, लेकिन और डायलॉग जैसे समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं, या फिर जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बूढ़े बाप के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा। लेकिन लोगों को याद रहता है कितने आदमी थे। डाकू गब्बर सिंह लार्जर देन लाइफ विलेन। फिल्म शोले में गब्बर सिंह का किरदार इतना खौफनाक था कि इसे 50 साल बाद भी सबसे खतरनाक खलनायक कैरेक्टर माना जाता है। यूं तो शोले से पहले भी हिंदी सिनेमा में कई यादगार विलेन हुए, लेकिन गब्बर सिंह की खलनायकी का अंदाज उस दौर के लिए बिल्कुल नया और क्रांतिकारी था। प्राण, के.एन. सिंह और अजीत जैसे आमतौर पर सूट बूट में नजर आने वाले शहरी अंदाज के विलेन से गब्बर सिंह पूरी तरह उलट था। वह जंगलों में रहने वाला, धूल से सना, बेरहम डाकू था जो ठाकुर के पोते को ही नहीं बल्कि अपनी ही गैंग के साथियों को भी बिना पलक झपकाए मार देता है। गब्बर खुद ही फिल्म में कहता है, 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हैरत की बात है कि इसके बावजूद शोले कोई खून से लथपथ हिंसक फिल्म नहीं थी। इसमें हिंसा को बहुत हद तक सशक्त मगर सांकेतिक सीन्स के जरिए दिखाया गया था। याद कीजिए, गब्बर ठाकुर के पूरे परिवार की हत्या कर देता है। पूरी फिल्म इसी सीन पर टिकी है जिसका बदला ठाकुर लेता है, लेकिन इस सीन में खून की एक बूंद तक नजर नहीं आती। इमाम ए.के. हंगल के बेटे की हत्या भी दिखाई नहीं जाती। बस गब्बर का एक कीड़े को मसल देना ही काफी था। लेकिन बिना खून खराबे के भी गब्बर की छवि इतनी खौफनाक और गहरी है कि उसे 50 साल बीतने के बाद भी भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। शोले को अमर बनाने में जयवीर की दोस्ती, बसंती की शोखी, राधा की खामोशी या ठाकुर का दर्द जितने जरूरी थे, उतना ही जरूरी था गब्बर का खौफ। सलीम जावेद ने गब्बर के रूप में सिर्फ एक खलनायक ही नहीं गढ़ा, बल्कि हिंदी सिनेमा का सबसे डरावना और यादगार चेहरा पेश किया जिसकी गूंज 50 साल बाद भी थमती नहीं। शुरुआत में शोले को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन बाद में इसे देखने के लिए अपार भीड़ उमड़ने लगी। हॉलीवुड या यूरोपियन फिल्मों से अलग हिंदी फिल्में शुरुआत से ही कई जॉनर एक ही फिल्म में परोसती रही हैं। शोले में भी एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, इमोशन, थ्रिल सब कुछ है, लेकिन शोले ने इन सब जज्बात को बेमिसाल संतुलन में पिरोया। इसकी सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर,
एडिटिंग और कहानी का तालमेल इतना मजबूत था कि हर सीन दिलो दिमाग में बस गया। न सिर्फ कहानी के मुख्य किरदार बल्कि सांभा, कालिया, जेला, हरिराम नाई और सूरमा भोपाली जैसे छोटे छोटे किरदार तक लोगों को आज तक याद हैं और 50 साल बीतने के बावजूद बाकायदा पॉप कल्चर का हिस्सा हैं। हिंदी सिनेमा के कई स्टीरियोटाइप को ध्वस्त करती हुई शोले एक लोककथा जैसी बन गई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, दोहराई जाती है लेकिन कभी भी अपनी चमक नहीं खोती।